नमस्कार दोस्तों, बिना समय गंवाए पेन और रजिस्टर उठा लीजिए और मेरे साथ आज का टॉपिक की चीर फाड़ करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महाजनपद काल। और इस वीडियो देखने के बाद में आपको महाजनपद काल से प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब के सब आप हल करोगे और एक इंटरेस्टिंग तरीके से, मज़ेदार तरीके से हम महाजनपद याद करेंगे, महाजनपदों की राजधानियां याद करेंगे, महाजनपदों के कौन से शासक के साथ क्या संबंध रहे, संपूर्ण डिटेल में कहानी, ट्रिक्स, तड़का सब के सब। तो बने रहिए मेरे साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है महाजनपद काल और महाजनपद काल को हम निम्न अध्ययन बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें हमारा अध्ययन का पहला बिंदु रहेगा। उसमें हम याद करेंगे महाजनपदों को मानचित्र पर याद करेंगे। मानचित्र, तो मानचित्र पर याद करोगे या हम बात करें मैप पे याद करेंगे, मानचित्र या मैप पे याद करेंगे 16 महाजनपद, 16 महाजनपद याद करेंगे। मैंने यहां लिखा है याद करने के लिए, तो 16 महाजनपदों को याद करेंगे। यह हमारा पहला टॉपिक रहेगा, पहला अध्ययन का बिंदु रहेगा। दूसरा जो हमारा अध्ययन का बिंदु रहने वाला है उसके अंतर्गत हम याद करेंगे कि महाजनपदों का जो काल है वो काल कौन सा है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल है और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल को भारतीय इतिहास में महान हलचल का काल कहा जाता है। महान हलचल का काल कहा जाता है। तो ये हलचल कौन कौन से क्षेत्रों में देखने को मिली, किन किन क्षेत्रों में ये हलचल हुई, हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद में अर्थात मैं ये कहूँ कि महाजनपदों के उदय के क्या कारण थे, इसमें हम पढ़ेंगे महाजनपदों के उदय के कारण पढ़ेंगे हम। इसके बाद में हमारा अगला जो अध्ययन का बिंदु रहेगा उसमें हम महाजनपदों की जानकारी के स्रोत पढ़ेंगे कि महाजनपदों की जानकारी के स्रोत क्या क्या है। यह हमारा अध्ययन का तीसरा बिंदु रहेगा। अध्ययन के चौथे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे महाजनपदों के विस्तार के बारे में, अर्थात महाजनपद कौन कौन से देश में हैं, कौन कौन से राज्य में हैं, कौन कौन से राज्य में कितने हैं, इनके बारे में, कौन कौन से गणतंत्रात्मक है, कौन कौन से राजतंत्रात्मक है, संपूर्ण डिटेल, ट्रिक्स, कहानी इनके माध्यम से हम पढ़ेंगे। इसके बाद में बात करते हैं अगला अध्ययन का बिंदु। 5 अध्ययन के बिंदुओं में बांटा है मैंने। अगला जो अध्ययन का बिंदु है जिसमें हम जानकारी लेंगे महाजनपद की राजधानियाँ और राजधानियों के बाद में महाजनपद की विशेषताएं और विशेषताओं में हम संपूर्ण डिटेल के साथ में राजाओं के कौन कौन से क्या क्या संबंध, किस राज्य ने किस पर अटैक किया, क्यों किया, किसकी शादी किसके साथ हुई, किसके साथ किसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, ये सब के सब हम याद करेंगे इस टॉपिक में। एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें 16 महाजनपदों का अध्ययन किया जाता है। एक तरह से हम देखें तो 16 राज्यों का अध्ययन करेंगे, जिसमें 16 राज्यों की राजधानियां, एक हिसाब से देखा जाए तो उनके राजा, उनके वहाँ की विशेषताएं, ये सब कुछ याद करेंगे। और सबसे पहले चलते हैं, हमारा पहला अध्ययन का बिंदु है जिसमें हमें याद करना है मानचित्र या मैप के ऊपर 16 महाजनपदों को। सर आप ऐसे उल्टा क्यों पढ़ा रहे हो? मैं जो पढ़ा रहा हूँ बहुत ही सोच समझ करके और आपको याद करने के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो पहला हमारा क्या है, मानचित्र या मैप, और इस पर हमें क्या करना है, याद करना है। 16 महाजनपद याद करना है, अच्छी तरह बता रहा हूँ मैं, याद ही करना है हमें। अब देखो यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले जो बच्चे बिना ट्रिक्स के याद करना चाहते हैं, बिना लॉजिक के याद करना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए बता देता हूं कि आपको क्या करना है। 16 महाजनपदों में सबसे पहले आपको 16 महाजनपदों के नाम आप 2 टिक यहाँ लगाओगे, ऐसे 2 बिंदी। इसके बाद में आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलते आना है, फिर आप यहाँ पे एक बिंदी ऐसे लगाओगे, उसके बाद में आप यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ लगाओगे, उसके बाद में यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे और यहाँ पे। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे लगाओगे और उसके बाद में यहाँ पे, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ऐसे आप निशान लगा लोगे। इन 8 के मैं नाम लिख देता हूँ। सबसे पहला है वो है कंबोज के बाद में नीचे आओगे दक्षिण में इधर, तो इधर है गंधार, यहाँ आप गंधार याद रखोगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको याद रखना है कुरु, यहाँ पे सूरसेन याद रखना है आपको,
सूरसेन, ये सूरसेन महाजनपद है। उसके बाद में आपको यहाँ पे याद रखना है वत्स। क्या याद रखना है यहाँ पे? ये वत्स है, और मैं इसको यहाँ पे ऐसे ले आता हूँ, ये कौन सा है? वत्स, ये याद रखना है। उसके बाद में यहाँ पे काशी है, काशी याद रखोगे। काशी के बाद में आपको पूरब में जाना है, और यहाँ पे आएगा मगध, मगध महाजनपद। और फिर बाद में सबसे पूरब में आपको एक महाजनपद याद रखना है, उसका नाम है अंग महाजनपद। तो आपको एक ही लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 याद कराऊंगा। पहले आप कंबोज, गांधार, कुरु, सूरसेन, वत्स, काशी, मगध, अंग, ये याद रखना। तो 8 हो गए। 8 के बाद में आप एक यहाँ याद रखोगे, एक यहाँ पे याद रखोगे, एक यहाँ याद रखोगे, और एक यहाँ याद रखोगे। 4 इधर आप याद रखोगे। 8 ने आपने इस लाइन में 8 याद रखे, 4 इस लाइन में याद कर लो। 4 में सबसे पहले ये है आपका पांचाल, पंचाल या पांचाल। उसके बाद में यहाँ पे आपको याद रखना है कौशल, कौशल के बाद आपको याद रखना है मल्ल, यहाँ पे मल्ल है। और मल्ल के बाद में आपको याद रखना है ये बज्जी। 4 नाम आपको ये याद रखना है, पांचाल, कौशल, मल्ल और बज्जी। उसके बाद में आपको क्या करना है? उसके बाद में ये वत्स भी मैं इधर ही लिख देता हूँ, जिससे कि आपको आसानी रहे। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे इधर नीचे करके ये बना देता हूँ, और यहाँ पे कौन सा है? वत्स, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वत्स है। इसके बाद में आपको इधर आना है सूरसेन के इधर की साइड में, यहाँ पे। फिर आपको एक इधर आना है, यहाँ कर देना है ऐसे, एक यहाँ पे करना है यूँ, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं ऐसे, और एक यहाँ पे। तो आपने 8 इधर, 4 इधर और 4 इस साइड में लेने हैं। सबसे पहले बात करूं मैं, ये मत्स्य है, मत्स्य महाजनपद है इधर। इसके बाद में बात करते हैं, तो ये जो महाजनपद है इसका नाम है चेंदी महाजनपद, चेंदी महाजनपद है। इसके बाद में यहाँ पे बात करेंगे तो ये महाजनपद है अवंती महाजनपद, और ये है असमक महाजनपद। कौन सा है? असमक महाजनपद। ये हो गए सारे के सारे 16 महाजनपद। मैं आपको बिल्कुल सिंपल से लेकर के और जटिलता की ओर लेके चलूँगा, और आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हम इतने हार्ड टॉपिक को आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखो, इनको वैसे याद कर लेना 8, 4 और 4। जिन बच्चों पर ऐसे याद नहीं होता, जो लॉजिक से याद करना चाहते हैं, तो आप एक बात याद रखना कि महाभारत काल, महाभारत काल में बहुत ही आदरणीय पात्र होते हैं, वो होते हैं भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह का एक प्रसंग है जिसको सोच करके आपको ये महाजनपद याद रखने 16 के 16। और मैं गारंटी देता हूं कि आप हमेशा के लिए याद कर लोगे। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि एक बार कौरवों की एक सभा चल रही थी, और सभा में सभी बैठे हुए थे। अब क्या होता है कि सभा में सभी बैठे हुए थे, तो भीष्म पितामह भी उस सभा में थे। अब क्या हुआ कि कोई भी बात आती तो जो गांधार के थे मामा शुकनी, कहाँ के थे? गांधार के। और वो मामा शुकनी हमेशा ही कोई न कोई बात पर मतलब वो तलाश करते रहते, कोई ऐसा मौका मिले और वो बोले। और जब वो बोलता तो भीष्म पितामह वगैरह उसको जब रोकते, तो उसी समय दुर्योधन बोल जाता, और दुर्योधन के साथ साथ अंगराज भी आहें भरने लग जाता था। तो आप याद रखना कि एक बार कुछ ऐसा ही मौका आया, और जब भीष्म पितामह ने बहुत ज़्यादा क्रोधित होकर के गांधार नरेश से कहा, जब गांधार नरेश ने बीच में कुछ कह दिया ऐसी बात कटुतापूर्ण, तो आप याद रखना भीष्म पितामह ने कहा, खामोश गांधार नरेश, कुरु सूरसेन है। मतलब आपको कैसे याद रखना है? खामोश गांधार नरेश, कुरु सूरवीर है वत्स, कुरु सूरवीर है वत्स। काश में अंग नरेश को पांचाली के केस, उनकी केसों को मला गया, अर्थात उनकी बेइज्जती की गई, या हम पांचाली के केस और उनको मलिन किया गया, उसकी बेइज्जती की गई, इसके लिए आंख फोड़ देता
जैसे मत्स्य की आंख छेदी है या मछली की तरह उसे छेद देता और उनका अंत कर देता उन घोड़ों का। लेकिन ऐसे कहा उन्होंने, मैं मेरी प्रतिज्ञा में बंधा हुआ हूं। दोबारा बोलता हूं क्या कहा विषमपिता मैंने, उन्होंने कहा खामोश गांधार नरेश। खामोश से आपको कम्बोज बनाना है, खामोश से क्या बनाना है, कम्बोज। और गांधार नरेश से आपको गांधार बनाना है, गांधार नरेश से गांधार बनाना है। कुरु सूरवीर है वत्स, तो कुरु आगे क्या बोला, कुरु, कुरु से कुरु बनाना है। सूरवीर ऐसे सूरसेन बनाना है। वत्स से वत्स बनाना है। वत्स क्यों कहा, क्योंकि वो छोटे थे उम्र में उनसे बहुत ज्यादा, इसीलिए। तो उन्होंने क्या कहा, खामोश गांधार नरेश, कुरु सूरवीर है वत्स। तो कम्बोज, खामोश से कम्बोज, गांधार से आपको गांधार बनाना है, कुरु से आपको कुरु बनाना है, सूरवीर से सूरसेन बनाना है, और फिर अगला वत्स। इस लाइन को पूरी करूंगा 8 वाली को। उसके बाद में काश, वो बोलता है काश में, तो काश से काशी बनाना है, मैं से मगध बनाना है, मैं अंगराज और दुशासन को, अंगराज और दुशासन को, अंगराज से अंग बनाना है, दुशासन को पांचाली से पांचाल बनाना है, पांचाली से पांचाल बनाना है, और केस से कौशल बनाना है। पांचाली के केस, केस से आपको क्या बनाना है, कौशल बनाना है। और केस पकड़ने के कारण और उनको बेइज्जती, यानी उनको जो मलिन किया है, तो मलिन से आपको मल्ल बनाना है, और बेइज्जती की है उससे आपको बज्जी बनाना है। तो काश मैं पांचाली के केस मलिन करने, उसकी बेइज्जती करने के लिए मछली की आंख की तरह, मछली की आंख की तरह छेद देता, या मछली की तरह छेद देता ऐसे। तो मछली की आंख किसने छेदी थी, अर्जुन ने। तो मछली की आंख की तरह छेद देता, उनका अंत कर देता, उनका किनका, उन घोड़ों का, घोड़ा यानी अश्व। तो देखो मछली की आंख, तो मत्स्य छेद देता से चेंदी बनाना है आपको, और बाद में अंत कर देता से अवंती बनाना है। उन घोड़ों को, घोड़ों को मतलब अस्मक, लेकिन मैं क्या में बंधा हुआ हूं, प्रतिज्ञा में बंधा हुआ हूं। तो इस प्रकार से हम 16 याद कर सकते हैं। खामोश से कम्बोज, गांधार नरेश से गांधार, कुरु से कुरु हो ही गया, सूरवीर से सूरसेन, वत्स से वत्स हो गया, काश से काशी, मैं से मगध, अंग से अंग, नरेश से अंग, पांचाली से पांचाल, केश से कौशल, मलिन करने से मल्ल, और बेइज्जती करने से बज्जी। मत्स्य की तरह, मछली की तरह, तो मत्स्य छेद देशा से चेंदी हो जाएगा, अंत कर देशा से अवंती हो जाएगा, अश्व का यानी घोड़ों का तो अस्मक हो जाएगा। और मैं मेरी, या लास्ट में ऐसे बोल देना, पर मैं मेरी प्रतिज्ञा से असमंजस में हूँ, ऐसे करके याद करोगे, ये 16 याद हो जाएगा। एक बार रिवाइज करके देख लेना, एक इसी ट्रिक से बहुत आगे तक हमें काम आएगा। जैसे मतलब हम आगे याद करेंगे, जैसे कम्बोज है, तो कम्बोज कहाँ पे है, कम्बोज, तो इनको याद करने कैसे, कम्बोज, बोझ कम, तो कम बोझ नहीं होता किसके, राजा पर, तो कम बोझ कहाँ है, राजपुर, ऐसे करके, है ना। तो कम बोझ नहीं होता राजा पर, तो कम बोझ की राजधानी कौन सी हो जाएगी, राजपुर, और वो हट भी नहीं सकता तो हाटक, पद से हट भी नहीं सकता, हाटक। कितना बोझ होता है, हजारों बोझ होता है ना, किस पे, राजाओं पर, तो हजारा व राजौरी पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको याद करेंगे। सबसे पहले हम 16 के नाम हम आसानी से याद कर सकते हैं, 8, 4 और ये ट्रिक्स। मजा आ रहा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है, और नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर देना। आगे बात करते हैं मानचित्र के बाद में, हम इसमें जो दूसरा पॉइंट है हमारा, वो है महाजनपदों का काल। इसके बारे में अध्ययन करेंगे, महाजनपदों का काल कौन सा है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो महाजनपदों का काल है वह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल है। कब का काल है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल, शताब्दी ईसा पूर्व का काल महाजनपदों का काल है। और इस काल को भारतीय इतिहास में महान परिवर्तन का काल, महान परिवर्तन का काल एवं महान हलचल के काल के नाम से जाना जाता है। अर्थात हम ये कहें कि महान संक्रमण के काल के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इस काल में भारतीय
समाज या संस्कृति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिले, हलचल देखने को मिली, और वह परिवर्तन कौन कौन से क्षेत्रों में देखने के लिए मिले और उसके क्या कारण था। तो सबसे जो पहला हम बात करें कि इन्हीं परिवर्तन और इन्हीं संक्रमणों का जो मुख्य कारण था वो था लोहे की खोज, और लोहे की खोज के कारण ही इसे लौह क्रांति का काल भी कहते हैं। लौह क्रांति का काल भी इसे ही कहा जाता है। इसी लौह क्रांति के कारण उस समय के जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी प्रकार के जो क्षेत्र थे उनमें परिवर्तन देखने को मिले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि राजनीतिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए। राजनीतिक क्षेत्र या राजनीतिक जीवन या राजनीतिक क्षेत्र में कौन कौन से परिवर्तन आए उनके बारे में अगर हम बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में हम बात करते हैं यहाँ पे पहले लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे लोहे के प्रयोग से अर्थव्यवस्था के, कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य में प्रगति हुई। बड़े बड़े शहरों का विकास हुआ। लोग कबीलों से हट करके आजीविका के लिए शहरों में जाने लगे, जिससे बड़े बड़े शहरों का विकास हुआ। अर्थात हम ये कहें जो ऋग्वैदिक कालीन जन था, जन, वो बाद में किस में बदला, जनपद में। किस में बदला, जनपद में। और जनपदों से अब क्या बन गए, महाजनपद। महाजनपद क्या बन गए, महाजनपद। और महाजनपदों से आगे जाकर के क्या बनेंगे, साम्राज्य। और हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, मगध का उत्कर्ष, और मगध के उत्कर्ष में फिर मगध के राजवंश, फिर मगध के राजवंशों के बाद में मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे महाजनपद, और महाजनपदों की संख्या कितनी है, 16 महाजनपद प्रमुख है। इसी प्रकार से हम बात करें कि जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आया सबसे ज़्यादा वो था आर्थिक क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में परिवर्तन आया सबसे ज़्यादा, आर्थिक क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो आर्थिक क्षेत्र में जो परिवर्तन आया है वो लौह क्रांति के कारण आया। लोहे के प्रयोग के कारण, आप ऐसे याद रख सकते हो कि लोहे का जब प्रयोग हुआ किसमें, लोहे का प्रयोग हुआ कृषि में। प्रयोग कृषि में हुआ, और कृषि में लोहे के प्रयोग के साथ साथ एक और बात जो महत्वपूर्ण थी वो थी रोपण कृषि। लोहे का प्रयोग व रोपण कृषि। रोपण कृषि में आती है कौन सी, चावल। इन दोनों के कारण लोहे के प्रयोग हुआ और रोपण कृषि के कारण कृषि में हुआ अधिशेष। कृषि में खाने पीने की बाद अधिशेष बचा, अधिशेष बचेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य, और व्यापार वाणिज्य के लिए क्या चाहिए, व्यापार वाणिज्य के लिए मुद्रा। तो जब लोहे का प्रयोग या खनिजों को अधिक मात्रा में खोजा गया, खाने मिली, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं मुद्रा यानी सिक्कों का प्रचलन। मुद्रा या सिक्कों का प्रचलन, और सिक्के भी कौन से थे, आहत। आहत सिक्कों का प्रचलन हुआ। इसके बाद में आपको याद रखना है कि आहत सिक्कों का प्रचलन हो गया, यातायात के साधनों का विकास हो गया। यातायात के लोहे के प्रयोग से बहुत लंबी दूरी तक यात्रा संभव हो गई, अधिक मात्रा में जंगलों को जलाया गया, कृषि की गई, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन के साथ साथ अब बाजार चाहिए। सिक्के हैं, व्यापार वाणिज्य है, अधिशेष है, बाजार चाहिए। बाजार के लिए नगरों का विकास हुआ। तो नगरों का विकास, और नगरों के विकास से आपको याद रखना है कि नगरों के विकास से क्या होता है। नगरों के विकास से आपको एक बात याद रखना है, और वो बात महत्वपूर्ण है। कौन सी याद रखनी है कि यहाँ लिख देता हूँ, नगरों के विकास से द्वितीय नगरीकरण, द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ, नगरीकरण का प्रारंभ। और द्वितीय नगरीकरण का जो प्रारंभ है वो किस में माना जाता है, महाजनपद काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल में द्वितीय नगरीकरण का काल के नाम से जाना जाता है। प्रथम नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता में, और प्रथम नगरीकरण कहाँ हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु नदी की घाटियों में प्रथम नगरीकरण हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में। जो द्वितीय नगरीकरण हुआ वो कहाँ हुआ था, गंगा घाटी क्षेत्र में। गंगा घाटी क्षेत्र में या गंगा बेसिन में द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ हुआ, जिसमें बड़े बड़े नगरों का उदय हुआ। काशी, चंपा, वैशाली, ऐसे जो बड़े बड़े क्षेत्र थे, उज्जैन, इनका विकास हुआ। इसके बाद में हम बात करते हैं इनसे क्या हुआ, राजाओं को कर अधिक मिलने लग गया। तो हम ये कह सकते हैं व्यापार वाणिज्य के कारण, या व्यापार वाणिज्य के कारण
संस्थाओं का भी विकास हुआ व्यापार वाली। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण है श्रेष्ठी नामक संस्था का विकास हुआ। इसके अलावा जो राजा थे, उन्होंने व्यापार को और कृषि वगैरह को संरक्षण दिया और व्यापारियों ने राजाओं को संरक्षण दिया। इसी प्रकार से ये था आर्थिक क्षेत्र और इन्हीं के कारण महाजनपदों का उदय हुआ। इन्हीं के कारण कहीं न कहीं किसका उदय हुआ? राजाओं में सेना को नगद वेतन, नए नए हथियार, और इनके कारण क्या हुआ कि अपने साम्राज्य बढ़ाने की होड़ सी मच गई और इस प्रकार से महाजनपद मिल कर आगे जाके आपस में मिलेंगे, विस्तारवादी सोच होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में क्या परिवर्तन हुए या धार्मिक क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए हैं उनमें से हम बात करें तो वैदिक धर्म में आई बुराइयां, कर्मकांड आदि के लिए हम ये कह सकते हैं एक क्रांति हुई। वैदिक धर्म के अंदर ही एक क्रांति हुई। उस क्रांति के परिणाम स्वरूप वैदिक धर्म के विरुद्ध दो धर्मों का उदय हुआ भारत में। और वो दो धर्मों में एक है आपका बौद्ध धर्म और एक है जैन धर्म। ऐसा नहीं है कि उस समय केवल भारत में ही धर्मों का उदय हुआ, अन्य देशों में भी उस समय धर्मों का उदय हुआ। इसके बाद में हम बात करते हैं सामाजिक क्षेत्र में। सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो सामाजिक क्षेत्र में आपको एक बात हम याद रखनी है कि जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था उसमें जटिलता आ गई। क्या आ गई? जटिलता। वर्ण व्यवस्था में जटिलता आ गई और एक यहाँ पे समाज में एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ जिन्हें हम जाति प्रथा कहते हैं। जाति प्रथा व्यवस्था का प्रारंभ हुआ और सामाजिक क्षेत्र में इसके अलावा बात करें तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। महिलाओं की स्थिति में क्या आई? गिरावट आई। मतलब महिलाओं का ग्राफ नीचे, अर्थात महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। कहीं न कहीं ये सभी जो हलचल है या परिवर्तन है ये हुए और इन्हीं के कारण क्या हुआ? 16 महाजनपदों का उदय हुआ। 16 महाजनपद की जानकारी के स्रोत याद करोगे आप, जानकारी के स्रोत, तो इसमें से हम बात करते हैं। सबसे पहले एक आता है यहाँ जानकारी के स्रोतों में सबसे पहले आता है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय याद रखना है आपको। और अंगुत्तर निकाय है ये क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। क्या है ये? बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ इसमें हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा याद रखना भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, और भगवती सूत्र में भी हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलते हैं। और वो कौन से धर्म का है उसकी बात करें तो ये जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ है, ये जैन ग्रंथ है, जैन धर्म से संबंधित, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अलावा आपको याद रखना है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी और अष्टाध्यायी जो कि व्याकरण की पुस्तक है। क्या है? व्याकरण की पुस्तक है, पाणिनि ने लिखी है। इसमें भी महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा महाभारत ये एक महाकाव्य है, रामायण और महाभारत, इनमें भी जनपदों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है शिल्पाधिकारम। क्या नाम है? शिल्पाधिकारम। और शिल्पाधिकारम ये एक तमिल साहित्यिक ग्रंथ है, तमिल साहित्य का ग्रंथ है जिसमें भी हमें महाजनपदों की जानकारी मिलती है। हम सबसे पहले बात करें अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण और प्रमाणिक दो ग्रंथ अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद, भगवती सूत्र में 16 महाजनपद। पाणिनि का अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ, इसमें हमें मिलते हैं 22 महाजनपदों का उल्लेख। महाभारत एक जो महाकाव्य है उसमें मैंने पहले बता दिया था लगभग 250 महाजनपदों का उल्लेख महाभारत में मिलता है। शिल्पाधिकारम जो दक्षिण भारत का तमिल साहित्य से संबंधित है उसमें हमें 3 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये जो हमें महत्वपूर्ण
हम कितने महाजनपदों का अध्ययन करेंगे? हम करेंगे 16 महाजनपदों का अध्ययन। 16 महाजनपदों का अध्ययन करेंगे हम। 16 महाजनपद मैंने पहले ही बता दिए। पहले बताने का कारण क्या था? सबसे पहले हमें महाजनपद तो याद होने चाहिए, उनके नाम तो याद होने चाहिए, उत्तर तो अपने आप ही याद हो जाएंगे, प्रश्न याद होने चाहिए। महत्वपूर्ण बात तो ये है, हम सारी किताबें पढ़ते हैं, प्रश्न हमें याद नहीं होते, क्वेश्चन हम याद नहीं कर पाते, और हम क्या उत्तर याद करते हैं। तो सबसे पहले 16 महाजनपद याद होंगे, उनके नाम याद होंगे, तो उनकी राजधानी कौन सी है, उनकी क्या विशेषता है, ये तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने ये बताया था आपको सबसे पहले। अब हम बात करें जानकारी के स्रोतों में, आपको याद रखना है अगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है 16 महाजनपद, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ 16 महाजनपद, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की। व्याकरण ग्रंथ है 22 महाजनपदों का उल्लेख है। महाभारत महाकाव्य है रामायण और महाभारत, जिसमें 250 महाजनपदों का उल्लेख है। शिल्पाधिकारम तमिल साहित्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? तमिल साहित्य से। 3 महाजनपदों का उल्लेख इसमें मिलता है। ये जो 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद, इन 16 महाजनपदों में आपको एक बात याद रखनी है, इनमें से जो 14 महाजनपद है, ये 14 महाजनपद राजतंत्र व्यवस्था में है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था है यहाँ पे राजतंत्र। जबकि 2 महाजनपद है, 2 महाजनपद जिनमें गणतंत्रात्मक शासन है, यानी गणतंत्र है, ये याद रखना। अब ये 2 कौन कौन से हैं ये हमें याद रख सकते हैं। एक है आपका बज्जी और एक है मल्ल। तो बज्जी और मल्ल 2 ऐसे हैं जो गणतंत्र है, जबकि 14 राजतंत्रात्मक है। इसके बाद में कौन सा गणतंत्र से राजतंत्र बना, राजतंत्र से गणतंत्र की ओर अग्रसर हुआ, ये हम आगे देखेंगे। अब बात करेंगे 16 महाजनपदों के विस्तार के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इनका विस्तार में सबसे पहले बात करूं मैं, 16 महाजनपद है वो 3 देशों में है। कितने देशों में है? 3 देश। 3 देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पे अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पे है, पर हमें एक अफगानिस्तान में मान लेना है। उसके बाद में पाकिस्तान की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पाकिस्तान में भी एक है। वैसे ये दोनों अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा पर है क्षेत्र में। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में कितने हैं? भारत में टोटल 14 महाजनपद है, 14 महाजनपद। इन 14 महाजनपदों की अगर हम बात करें यहाँ पे, इन 14 महाजनपदों में से यहाँ देखते हैं तो दक्षिण भारत में एक है, दक्षिणी भारत में एक महाजनपद है, उसका नाम है अस्मक जनपद। क्या नाम है? अस्मक जनपद दक्षिण भारत में है ये। अब बात करते हैं अगला उत्तर भारत में। उत्तर भारत में जो महाजनपद है उनकी संख्या 13 है। उत्तर भारत में कितने हैं? 13 है। अब हम इन 13 की बात करें तो हमें यहाँ पे अच्छी तरह याद रखना है कि इन 13 में से राजस्थान की बात करेंगे हम। राजस्थान, तो राजस्थान में एक है। उसके बाद में मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी एक है। राजस्थान में कौन सा है? तो ये मत्स्य महाजनपद है, वो राजस्थान में है। तो राजस्थान वाले का नाम लिख देता हूँ मैं, मत्स्य महाजनपद। मध्य प्रदेश में अवंती जनपद है, अवंती महाजनपद जो मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में एक है। इसके अलावा बिहार की अगर हम बात करें यहाँ पे बिहार में, तो बिहार में 3 है। बिहार में कितने हैं? 3 है। 3 में हम सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ पे अंग लिख लो, या ऊपर इधर से ले लो आप, बज्जी। सबसे पहले बज्जी है, ये बज्जी बिहार में है। फिर बाद में बीच में है आपका मगध, और मगध भी कहाँ पे? बिहार में। और सबसे पूर्व में जो अंग है, अंग भी कहाँ पे है? बिहार में। तो ये 3 बिहार में है। इसके बाद में आता है आपका उत्तर प्रदेश, जिसे हम यूपी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में शेष बचे हुए 8 है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8 यूपी में है। तो बचे हुए आपको राजस्थान में मत्स्य, मध्य प्रदेश में अवंती, बिहार में बज्जी, मगध, अंग, ये 3 याद करना है। इसके बाद में तो हमने क्या किया? सिंधु घाटी सभ्यता की तरह ही विस्तार की बात करते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया में ये महाजनपदों का विस्तार था।
सबसे पहले बात करें अफगानिस्तान में एक, पाकिस्तान में एक। अफगानिस्तान में कौन सा था? कम्बोज। कौन सा था? कम्बोज। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पे। पाकिस्तान में कौन सा है? गंधार। गंधार। तो ये दो हो गए। दक्षिण भारत में असमक। भारत की बात करें तो 14, एक दक्षिण भारत में। और उत्तरी भारत की अगर हम बात करें तो उत्तरी भारत में कितने? 13। राजस्थान में एक, अवंती मध्य प्रदेश में, बिहार में 3, उत्तर प्रदेश में 8। अब बात करते हैं इनके विस्तार के साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ कि सबसे उत्तरी कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है, पूर्वी और पश्चिमी कौन सा है। तो सबसे पहले बात करें सबसे उत्तर में कौन सा है, उसके बाद में दक्षिण में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, उसके बाद में हम बात करें तो सबसे पूर्व में कौन सा है, और बात करें सबसे पश्चिम में कौन सा है। तो देखो उत्तर में, सबसे उत्तर में कौन सा हो जाएगा? कम्बोज। तो सबसे उत्तर में कम्बोज है। कम्बोज महाजनपद सबसे उत्तर में था और ये उत्तरी द्वार था। कम्बोज महाजनपद को भारत में उस समय क्या कहा जाता था? उत्तरी प्रवेश द्वार। उत्तरी प्रवेश द्वार कहा जाता था या उत्तरी द्वार कहा जाता था कम्बोज महाजनपद को। तो ये उत्तर में। दक्षिण में कौन सा था? तो दक्षिण भारत में या दक्षिण में अस्मक। दक्षिण में कौन सा था? अस्मक। अस्मक ये सबसे दक्षिण में था। पूर्व की बात करें तो सबसे पूर्व में कौन सा था? अंग। ये दक्षिण में। पूर्व में अंग, तो अंग सबसे पूर्वी महाजनपद था। पश्चिमी की बात करें तो अवंती है। कहीं कहीं मत्स्य भी दे रखा होता है, पर आपको याद रखना है कि अवंती यहाँ तक फैला हुआ था, तो यहाँ पे अवंती को याद रखोगे। तो पश्चिम में कौन सा आ जाएगा? पश्चिम में आ जाएगा अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद। इसके बाद में बौद्ध ग्रंथों में इसके क्षेत्र फल का आकार का वर्णन है। आकार का वर्णन है कि जो महाजनपद काल था उसका क्षेत्र था, उसका आकार कैसा था। तो हम बात करें यहाँ पे तो बौद्ध ग्रंथ इस बात को कहते हैं, बौद्ध ग्रंथ इस बात को कहते हैं कि इनका आकार बैलगाड़ी के समान था। बैलगाड़ी के समान आकार था, मतलब पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे ये बैलगाड़ी के समान थे। जबकि एक और जानकारी हमें मिलती है कि इनमें इनका जो आकार था उस आकार की दो बातें हैं। उत्तर में इनका जो आकार, उत्तर में जो आकार था, आकार, और दक्षिण में जो आकार था वो दोनों अलग अलग था। उत्तर में आयताकार, आयताकार इनका आकार था, आयताकार क्षेत्रफल पे फैले हुए थे। और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में जो आकार था वो त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार। और दोनों मिलाकर के अगर हम बात करें यहाँ पे दोनों की मिलाकर के तो कैसा था? बैलगाड़ी के आकार का। अब हम जो पढ़ेंगे वो है महाजनपद, उनकी राजधानी और उनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में। महाजनपद, उनकी राजधानी और उनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे महाजनपद पढ़ेंगे। महाजनपद के बाद में उनकी राजधानी पढ़ेंगे और राजधानी के बाद में हम पढ़ेंगे विशेष तथ्य। विशेष तथ्य ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कम्बोज के बारे में। कम्बोज पहले नंबर का है, कम्बोज है। याद रखोगे कौन सा है? कम्बोज महाजनपद। कम्बोज महाजनपद मैंने आपको ट्रिक्स में बताया, खामोश गांधार नरेश। तो ये खामोश मतलब कम्बोज। इसकी जो राजधानी है उसको याद कैसे करोगे? वो है राजपुर व हाटक। राजपुर व हाटक, राजधानी राजपुर व हाटक है। याद करो, बिल्कुल आसानी से याद होगा। देखो कम्बोज, कम बोझ नहीं होता राजा के ऊपर, तो राजा पर बोझ अधिक होता है। कम बोझ नहीं होता राजा पर। राजा पर मतलब राजपुर और हाटक। हाटक दो चीज, एक तो उत्तरी प्रवेश द्वार है तो द्वार पे फाटक लगा होता है, ऐसे याद कर सकते हो। या राजा पे कम बोझ नहीं होता, वह पद से हट भी नहीं सकता, तो भी आप याद कर दो ऐसे। यहाँ पे आपको तीन चीज याद रखनी है। ये वर्तमान में कहाँ पे है? यहाँ हमको तीन चीज याद रखनी है विशेष में। वर्तमान में बात करें तो हजारा
हजारा व राजौरी ज़िला पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सीमा पर है वर्तमान में। तो हजारा व राजौरी ज़िला पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान सीमा पर है, ऐसे आप याद रख लेना। इसके अलावा इसमें दूसरी जो महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है, इसके बारे में दूसरी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो याद रखनी है कि इसको चाणक्य ने, क्या याद रखनी है, चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य कहा जाता है, तो इस चाणक्य ने इसे अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में क्या कहा था, वार्ता शास्त्रोपजीवी, वार्ता शस्त्रोपजीवी। तो यहाँ के निवासियों को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा गया है, गांधार के निवासियों को भी वार्ता शास्त्रोपजीवी कहा है, लेकिन महत्वपूर्ण कि चाणक्य ने इनके लिए, कंबोज निवासियों के लिए क्या कहा है, वार्ता शस्त्रोपजीवी। इसका मतलब होता है कि यहाँ के निवासी कृषि, पशुपालन और व्यापार के साथ साथ अपनी आजीविका शस्त्रों से भी अर्जित करते हैं। दोबारा बोलता हूँ, कृषि, पशुपालन, व्यापार के साथ साथ शस्त्रों से आजीविका चलाने वाले लोग, जिन्हें वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा जाता है। उत्तरी भारत का क्या था ये, उस समय महाजनपद काल में उत्तरी भारत का प्रवेश था, यहाँ से उत्तरी भारत में लोग आते थे, वो यहीं होके आते थे। इसके अलावा तीसरी जो महत्वपूर्ण बात इसमें याद रखनी है, वो याद रखनी है कि यहाँ के घोड़े प्रसिद्ध थे, घोड़े प्रसिद्ध थे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा सबसे उत्तरी है, ये हम पढ़ ही चुके हैं इसके बारे में। दूसरा जो महाजनपद आता है हमारा, वो है गांधार महाजनपद, गांधार महाजनपद। और गांधार महाजनपद की जो राजधानी है, एक है तक्षशिला, राजधानी कौन सी है, तक्षशिला। और तक्षशिला की बात करें तो तक्षशिला का निर्माण भरत के पुत्र तक्ष ने करवाया था, भरत के पुत्र तक्ष ने तक्षशिला का निर्माण करवाया था। तक्षशिला एक क्या है, शिक्षा नगरी, शिक्षा नगरी। यहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय थी, जहाँ पर आचार्य थे चाणक्य, जहाँ पे चंद्रगुप्त ने अध्ययन किया, जहाँ पे भास ने अध्ययन किया, जहाँ पे जीवक ने अध्ययन किया, जहाँ पे बहुत सारे प्रसेनजीत ने अध्ययन किया, वहाँ बहुत सारे राजाओं ने अध्ययन किया, यहाँ पे ये शिक्षा नगरी थी। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसकी पश्चिमी गांधार की राजधानी और थी, पश्चिमी गांधार उसकी राजधानी, या इसकी हम ये कहें इसका एक और प्रमुख नगर था जिसका नाम था पुष्कलावती, पुष्कलावती। और पुष्कलावती की पहचान 4 सद्दा से की गई है, 4 सद्दा से पुष्कलावती की पहचान की जाती है, आधुनिक 4 सद्दा नामक स्थान से। अगर हम बात करें कि गांधार वर्तमान में कहाँ है, तो गांधार के थे मामा सुकनी। कौन थे, महाभारत देखा होगा, महाभारत में मामा सुकनी कहाँ के थे, गांधार के। और वो बस मौके की तलाश में रहते थे, मौका तकते रहते थे, कब मौका मिले कब पासा फेंकूं, कब मौका मिले कब पासा फेंकूं, तो तकते रहते थे तक्ष, और शिला फेंकने के लिए तो तक्ष शिला। ऐसे पुष्कलावती यहाँ की क्या थी, पश्चिमी गांधार की राजधानी, 4 सद्दा से की जाती है। और जो मामा सुकनी थे वो बहुत ही, हम ये कह सकते हैं कि वो पेशावर खिलाड़ी थे, पेशावर खिलाड़ी थे। तो आधुनिक पेशावर पाकिस्तान के आसपास का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। आधुनिक पेशावर यानी पेशावर खिलाड़ी थे, ऐसे करके याद रखोगे, पेशावर पाकिस्तान का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद में आप याद करोगे आगे कि गांधार का एक शासक है, गांधार का एक शासक है, उस शासक का नाम है पुष्कर सारिन, पुष्कर सारिन एक शासक है यहाँ का। और इस शासक में आपको 2 बातें याद रखनी है, पुष्कर सारिन में आपको 2 बातें याद रखनी है। पुष्कर सारिन ने क्या क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने अवंती नरेश को हराया था, अवंती नरेश। और अवंती नरेश कौन थे, अवंती नरेश चंड प्रदोत, चंड प्रदोत को इन्होंने हराया था। ये महत्वपूर्ण बात है कि कंबोज यहाँ से इन्होंने जा कर के और इस अवंती नरेश को, चंड प्रदोत को हराया। बीच में कुरु है, मत्स्य है, शूरसेन, वत्स, काशी, चेंदी वगैरह, इनकी सीमाओं को लागता हुआ ये यहाँ आता है और हराता है। कैसे संभव हुआ ये, तो कहा जाता है कि इन्होंने अवंती नरेश चंड प्रदोत को हराया, लेकिन उससे पहले मगध नरेश के पास में इन्होंने दूत भेजा। इसी प्रकार और राजाओं के पास भी इन्होंने दूत भेजा होगा। तो गांधार के इन्होंने मगध नरेश के पास दूत भेजा था। आप याद रखो, मगध नरेश
बिंबिसार। बिंबिसार के दरबार में इन्होंने क्या भेजा था? राजदूत भेजा। तो बिंबिसार के दरबार में राजदूत कौन भेज रहा है? पुष्कर सारिन। हमने क्या क्या याद किया है? गांधार, गांधार की राजधानी तक्षशिला, पश्चिमी गांधार की राजधानी पुष्कलावती, पश्चिमी जो तक्षशिला थी शिक्षा नगरी थी, यहाँ पे विश्वविद्यालय थी, इसमें चाणक्य वगैरह प्राचार्य थे, इसमें पाणिनि जैसे प्राचार्य और अध्ययन करने वाले छात्र भास, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह ने अध्ययन किया था। इसकी स्थापना तक्ष भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। इसके अलावा पश्चिमी गांधार है, उसकी पुष्कलावती, पुष्कलावती की पहचान 4 सद्दा नामक स्थान से की जाती है। गांधार की जो आधुनिक गांधार है वो कहाँ था? गांधार महाजनपद पेशावर पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्रों में था। यहाँ का शासक पुष्कर सारिन था, जिसकी 2 बातें याद रखनी है। अवंती नरेश चंड प्रदोत को हराया था। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि इन्होंने बिंबिसार के यहाँ राजदूत भेजा, बहुत सारे राजाओं के पास राजदूत भेजा होगा और इस प्रकार से हराया था। तो ये चीज़ें आप याद रखोगे। अगला महाजनपद आता है कुरु महाजनपद। सबसे पहले बात करते हैं महाजनपद का नाम है कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद है, उसकी राजधानी की बात करेंगे तो हस्तिनापुर। हस्तिनापुर इसकी राजधानी थी। कहा जाता है कि यहाँ के जो शासक थे, शासक उसका नाम कौरव्य था। उसका नाम क्या था? कौरव्य था। हस्तिनापुर में बाढ़ आ गई थी, बाढ़, और बाढ़ आने के बाद में हस्तिनापुर में जब बाढ़ आई तो यहाँ का जो शासक था उसका नाम था एक निचक्षु, और निचक्षु ने राजधानी कौशाम्बी को बनाई थी। किसको बनाई थी? राजधानी कौशाम्बी को बनाई थी। तो कुरु में आपको याद रखना है कुरु महाजनपद, हस्तिनापुर इसकी राजधानी, कौरव्य यहाँ का शासक, बाढ़ आई थी, निचक्षु ने राजधानी किसको बनाई थी? कौशाम्बी को बनाई थी। इतना इसमें याद रखना है। उसके बाद में तो हम 1, 2 और 3, चौथे नंबर का हमारा जो महाजनपद है उसका नाम है सूरसेन। सूरसेन, और सूरसेन की जो राजधानी है वो मथुरा है, मथुरा राजधानी है। और यहाँ का जो शासक था मथुरा का, उसका नाम था अवंतीपुत्र। क्या नाम था? अवंतीपुत्र या अवंतीपुत्र ये नाम था। कहीं कहीं अवंती बर्मन भी इसका नाम मिलता है। तो आपको याद रखना है ये कौन सी जगह पे है? तो ये हरियाणा दिल्ली का क्षेत्र है। कुरु कहाँ पे है? तो आप याद रखो हरियाणा या दिल्ली के आसपास का क्षेत्र इसमें आता है। सूरसेन मथुरा के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश वाला इसमें आता है। यहाँ का जो शासक था अवंतीपुत्र था, वह चंड प्रदोत की पुत्री का बेटा था, अवंती नरेश नहीं था। सूरसेन मथुरा का जो शासक था वो अवंती नरेश नहीं था। अवंती नरेश तो चंड प्रदोत है। ये अवंती पुत्र मथुरा अर्थात सूरसेन का शासक था। इनकी माँ थी वो अवंती नरेश की पुत्री थी, चंड प्रदोत की पुत्री थी, चंड प्रदोत की पुत्री। तो इनकी माँ कौन थी? चंड प्रदोत की पुत्री थी। ये चीज़ आप याद रखोगे। इसके बाद में यूनानी ग्रंथों की हम बात करें, यूनानी ग्रंथ, तो यूनानी जो ग्रंथ है उनमें मथुरा या सूरसेन को, तो सूरसेन को सूरसेनई कहा गया है, सूरसेनई कहा गया है, और मथुरा को मेथोरा कहा गया है, मेथोरा कहा गया है। यूनानी ग्रंथों में सूरसेनई किसे कहा गया है? सूरसेन को, और मेथोरा किसको कहा गया है? मथुरा को कहा गया है। ये हो गए आपने 4 नंबर पे। उसके बाद में 5वां जो महाजनपद है वो है वत्स, और वत्स एक महत्वपूर्ण महाजनपद है जिसके बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे। अगला जो महाजनपद है उसका नाम है वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कौशाम्बी है। तो आप याद रखना, कैसे याद करोगे? वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। उसे याद करने का सबसे सिंपल तरीका है कि क्या कह रहा था? खामोश गांधार नरेश कुरु सूरवीर है वत्स। वत्स मतलब कोस रहा था, किसको? दुर्योधन को। किसको? गांधार नरेश को। वत्स मतलब छोटे से कहते हैं ना, वत्स तुम चुप रहो यार, मतलब कोस रहा है। तो कोस रहा था, तो कौशाम्बी याद रख लेना आपको। वत्स की कौन सी है? कौशाम्बी राजधानी है। इसके बाद में आपको याद करना है आगे इसमें कि यहाँ का जो शासक था उसका नाम था
उदयन पोरस वंश का शासक था। उदयन यहाँ का राजा था। उदयन के बारे में हमें 2-3 चीज़ें जानकारी लेनी है। सबसे पहले तो उदयन में हमें एक बात तो याद रखनी है महत्वपूर्ण, कि उदयन ने बौद्ध भिक्षु पिंडोला के प्रभाव में आके, बौद्ध भिक्षु है एक भिक्षु जिसका नाम है पिंडोला, पिंडोला के प्रभाव में आया है और प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म ग्रहण किया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया इन्होंने। एक महत्वपूर्ण बात उदयन के बारे में यह है कि उदयन ने बौद्ध भिक्षु पिंडोला के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इसके अलावा एक और बात आती है उदयन के बारे में कि जो उदयन है इसे अवंती नरेश ने बंदी बना लिया। किसने बंदी बना लिया? अवंती नरेश, अवंती नरेश जिसका नाम था चंड प्रदोत, और चंड प्रदोत ने इन्हें क्या किया? बंदी बना लिया, बंदी बना लिया। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में थोड़ी सी बात बता दूं मैं आपको। हुआ क्या था कि जो वत्स था, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे वत्स है, यहाँ पे अवंती है और यहाँ पे मगध है। मगध, अवंती और वत्स। तो मगध के और अवंती के बीच में जो समझौता करवाया था वो वत्स ने करवाया था, लेकिन कहीं न कहीं से अवंती नरेश चंड प्रदोत, अवंती नरेश चंड प्रदोत वत्स पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, उसे जीत करके अपने राज्य में मिलाना चाहता था। इसीलिए वो ये चाहता था, वहाँ उन्होंने गुप्तचर भेजा वत्स में, अर्थात हम कहें कौशाम्बी में, पर उनको ये पता लगा कि हम उनसे जीत नहीं सकते। तो चंड प्रदोत ने एक योजना बनाई और योजना के तहत क्या किया गया कि आप देखो कि उसे बंदी कैसे बनाया जाए उदयन को। तो वहाँ से गुप्तचर आए, उन्होंने कहा कि उदयन के पास एक वीणा है, मोहिनी वीणा, मोहिनी वीणा है, और या कहीं कहीं बांसुरी है, ऐसा लिखा हुआ है कि इसे बजाता है वो, तो जानवर उसकी ओर अग्रसर हो जाते हैं, मतलब उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसा ही चंड प्रदोत को बताया गया उदयन के बारे में। और जब वो शिकार करने जाता है तो हाथियों का शिकार करता है, और हाथियों का शिकार भी वो कैसे करता है? अकेला करता है, बंदा किसी को लेके नहीं जाता, अकेला जाके मार के ले आता है। कि ऐसा कैसा? एक महाराज अकेला ही कैसे जा करके उसका सामना करता है हाथियों का, कि वो मोहिनी वीणा बजाता है, हाथी नतमस्तक हो जाता है, उनके सामने आ जाता है और वो उसको पकड़ करके ले आता है। अब यहाँ से बात आती है कि जो चंड प्रदोत है वो इसे बंदी बनाना चाहता था, तो उन्होंने क्या किया? एक नकली हाथी बनाया, जंगल में ले जाके रख दिया और खबर फैला दी कि एक बहुत ही अच्छा हाथी आया हुआ है जंगल में। और उदयन तो पहले से तैयार था, हाथी की सूचना मिल के ही वो जंगल में चले गया, वहाँ जाके देखा कि हाथी खड़ा है। तो वो वीणा अकेला ही गया और वीणा बजाने लग गया वहाँ जा करके। तो जो नकली हाथी है उसके अंदर चंड प्रदोत के सैनिक बैठे हुए थे, और ये चंड प्रदोत के जो सैनिक थे वो उस हाथी को हिलाने लग गए। तो उदयन ने सोचा कि ये तो बहुत बढ़िया हुआ कि ये हाथी अब मेरे बस में हो जाएगा। जब ये उसके नज़दीक गया उसको बस में करने के लिए, तो उदयन के सैनिक बाहर आए, चंड प्रदोत के अवंती के सैनिक बाहर आए और उदयन को क्या बना लिया? बंदी बना लिया। बंदी बना करके इन्हें कहाँ ले जाया गया? अवंती ले जाया गया, अवंती ले जाया गया। और चंड प्रदोत ने वत्स पर आक्रमण करने के लिए सेनाएं भेज दी। तो वत्स पर आक्रमण करने के लिए सेना भेज दी और यहाँ के उदयन को इधर की साइड में ले आए। उन्होंने सोचा अपने राजा के बगैर वत्स या कौशाम्बी की सेनाएं हमसे लड़ने के लिए नहीं आएगी। फिर भी वत्स या कौशाम्बी या वत्स का जो सेनापति था वो सेना लेकर के मैदान में आ गया। इतने में ही चंड प्रदोत की एक पुत्री जिसका नाम है वासव दत्ता, और जो वासव दत्ता है इसको जब ये बात का पता लगा, ये कौन है? चंड प्रदोत की पुत्री, अवंती की राजकुमारी। उसे पता लगा कि एक उदयन नाम का राजा हमारे यहाँ बंदी है राजगृह में, और उस पे पास एक ऐसी वीणा है कि वो पक्षियों को, जानवरों को सम्मोहित कर लेती है। तो वो इसके पास आई और उदयन को देख करके वो पहली नज़र में ही उसे अपना बना लिया। हम कह सकते हैं उसको प्यार कर बैठी और उससे कहा कि मैं आपको यहाँ से निकाल कर ले जा सकती हूँ,
पर बाहर जो पहरा दे रहे हैं उन्हें मोहना है, सम्मोहन करना है, तो आप ऐसे करो, आपकी वीणा मुझे दे दो, और बाहर जो हाथी वगैरह खड़े हैं उनको मैं सम्मोह लूँगी और उनको मैं भगाऊंगी या उस हाथी पर बैठ के तुम्हें ले जाऊंगी। तो ऐसा ही हुआ। कुछ कहते हैं कि उदयन वासुदेवदत्ता के साथ वहाँ से भाग गया, और भाग करके ये उदयन और वासुदेवदत्ता दोनों कहाँ आ गए, जहाँ सेनाएं इधर वत्स में आ गए, कौशाम्बी आ गए, और इधर जब चंडप्रद्योत को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने सेना वापस बुला ली और वो प्रसन्न हो गया और उदयन को उन्होंने अपना दामाद स्वीकार कर लिया। इस बात की हमें जानकारी मिलती है महाकवि भास, और भास का जो ग्रंथ है उसका नाम है स्वपन वासवदता। ये एक नाटक है स्वपन वासवदता। इसमें हमें जानकारी मिलती है किसकी, वासवदत्ता वर्सेज उदयन की। और ये उदयन कहाँ का शासक है, ये उदयन कहाँ का शासक है, ये वत्स कौशाम्बी का शासक है। अच्छी तरह याद रखना, ये वो उदयीन नहीं है, ये उदयन है, ठीक है, जिसमें ये जानकारी मिलती है। तो हमने क्या पढ़ा, वत्स महत्वपूर्ण है, राजधानी है कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौन सी है, कौशाम्बी है। यहाँ का राजा उदयन था जो पोरस वंश का था, ऐसे याद रखोगे। और उसके पास मोहनी वीणा थी। हमने उसे स्वपन वासवदत्ता वाली कहानी आपको बताई। चंडप्रद्योत पहले ये राजीनामा करवाता है मगध के और किसके, अवंती के। अवंती नरेश इसे बंदी बना लेता है। ये उनकी पुत्री को भगा करके ले आता है और उनकी पुत्री से कौन सा विवाह करता है, गंधर्व विवाह करता है, प्रेम विवाह करता है, ऐसी हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद में ये पिंडोला के प्रभाव में आता है और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है उदयन। इसके बाद यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज और याद रखो, गंधर्वों से आपको गंधिकों के सिक्के कौन से राज्य से, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कौशाम्बी से प्राप्त हुए हैं गंधिकों के सिक्के। और गंधिकों का मतलब क्या है, इत्र बनाने वाले। गंधिकों का मतलब क्या है, इत्र बनाने वालों के सिक्के भी हमें कहाँ से मिले हैं, यहाँ से। वत्स को पूर्णतः समाप्त किसने किया था, तो हम ये बात यहाँ पे करें तो आप याद रखना कि वत्स को शिशुनाग ने, किसने, शिशुनाग ने इसे समाप्त कर और मगध में मिला लिया था, कितनी बातें याद रखनी है वत्स से। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। यहाँ पे पौरव वंश था, पौरव वंश का उदयन था। उदयन शुरुआत में अवंती नरेश चंडप्रद्योत इसका दुश्मन नहीं था, बाद में वो इससे नाराज हो गया, दुश्मन हो गया, इसे बंदी बनाया। इसने उसकी बेटी के साथ प्रेम विवाह किया, उसको लेकर भाग गया। उसके बाद में इसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उसके बाद में गंधर्व विवाह और गंधिकों के सिक्के और शिशुनाग, मतलब आपको 5 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले उदयन पौरव वंश का शासक यहाँ का। दूसरी बात, बौद्ध भिक्षु पिंडोला के प्रभाव में ग्रहण कर लिया। तीसरी बात, वासवदत्ता प्रकरण जिसमें इसे बंदी बनाएंगे, छोड़ेंगे सारा। चौथी बात, इसने क्या किया, गंधिकों के सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए। और 5वीं बात, शिशुनाग ने इसे पूर्णतः समाप्त करके मगध में मिलाया था। ये थी वत्स के बारे में जानकारी। इसके बाद में अगला जो महाजनपद आता है काशी। अगला जो महाजनपद है वो है काशी महाजनपद। काशी की जो राजधानी थी वो है वाराणसी। कहा जाता है कि वरुणा प्लस असी नदी के ऊपर स्थित होने के कारण, पास स्थित होने के कारण इसका नाम पड़ गया वाराणसी। ये बनारस या आसपास का क्षेत्र था। वत्स इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र, ये बनारस के आसपास का क्षेत्र। तो यहाँ पे क्षेत्र याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे कि काशी का जो एक शासक था, उसका नाम था ब्रह्मदत्त। और काशी का शासक ब्रह्मदत्त एक ब्राह्मण वंश का था, ब्रह्मदत्त अर्थात ब्राह्मण वंश का यहाँ पे शासन था। ये बात आप अच्छी तरह याद रखोगे। काशी को अभिधान
आमुक्त क्षेत्र घोषित किया हुआ था। ये व्यापार का प्रमुख केंद्र था, व्यापार का प्रमुख केंद्र था। ये इसके बारे में जानकारी रखना है आपको। काशी राजधानी वाराणसी, काशी बनारस वरुणा और असी नदी के यहाँ का ब्रह्मदत्त ब्राह्मण वंश का, और अभिधान मुक्त आमुक्त क्षेत्र इसे घोषित किया गया था, और व्यापार का प्रमुख केंद्र था काशी। इसके अलावा आपको एक बात याद रखना है यहाँ पे कि देखो ये है आपका कौशल, ये कौन सा है कौशल, और यहाँ पे है काशी, ये कौशल, ये है कौन सी काशी, और यहाँ पे है मगध, ये है मगध। यहाँ पे आप अच्छी तरह याद रखोगे कि जो ब्रह्मदत्त था, ब्रह्मदत्त यहाँ का राजा, उस ब्रह्मदत्त ने आक्रमण किया कौशल पर, और कौशल के कुछ भाग को जीत करके काशी में मिला दिया। ब्रह्मदत्त ने, काशी के शासक ने कौशल पर अटैक किया, और कौशल पर अटैक करके कौशल के कुछ भाग को काशी में मिला लिया। अब बात आती है कि कौशल का एक शासक बनता है जिनका नाम होता है कंस। कंस, और कंस क्या करता है, कंस पूरी की पूरी काशी को जीत जाता है और कौशल का में मिला लेता है। काशी जीत करके कौशल में किसने मिलाई, कंस ने। कंस कहाँ का शासक था, शासक था ये शासक, और कहाँ का शासक था, कौशल का शासक। उसके बाद में कंस के बाद जो शासक बनता है उसका नाम है महाकौशल। महाकौशल, महाकौशल के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम था प्रसेनजीत, पुत्र का नाम था प्रसेनजीत, और पुत्री का नाम था महाकौशला। महाकौशला कहा जाता है कि जो महाकौशला है इसकी शादी होती है मगध नरेश बिंबिसार से। मगध नरेश बिंबिसार से किसकी शादी हो जाती है, बिंबिसार से शादी होती है, विवाह हो जाता है। विवाह, किसका विवाह होता है, महाकौशला, प्रसेनजीत की क्या है, बहन का विवाह बिंबिसार से। और प्रसेनजीत बिंबिसार को क्या देता है, बिंबिसार को काशी मिलती है, बिंबिसार को काशी मिलती है। वो भी कैसे मिलती है, दहेज में। तो काशी दहेज में मिलती है। अर्थात हमें कहें कि प्रसेनजीत ने अपनी बहन का विवाह बिंबिसार के किया। बिंबिसार वैवाहिक संबंधों से अपना राज्य विस्तार कर रहा है, तो महाकौशला देवी या महाकौशला का विवाह बिंबिसार के साथ हो जाता है। बिंबिसार को दहेज में मिलता है काशी। काशी 1 लाख वार्षिक आय वाला क्षेत्र था, लाख वार्षिक आय वाला क्षेत्र था। आय वाला क्षेत्र बिंबिसार को मिल जाता है। अब क्या होता है कि बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु आता है, अजातशत्रु, और अजातशत्रु क्या करता है, बिंबिसार की हत्या कर देता है, पितृहंता होता है। अपने इसका जो पिता है वो बहुत ज़्यादा शादियाँ करता रहता है, इसकी शादी का नंबर नहीं आता, इसकी उम्र निकलती रहती है, उत्साह में आकर के अपने पिता की हत्या कर देता है। अलग अलग कहानियाँ हैं, आप याद रखना, अपने पिता को इसने हत्या कर दी। अपने पिता की हत्या के बाद में इसकी माँ महाकौशला, जो महाकौशला है वो भी खत्म हो गई, क्योंकि महाकौशला का पुत्र ही कौन था, अजातशत्रु था। तो महाकौशला के खत्म होने के बाद, बिंबिसार के खत्म होने के बाद नाराज हो गया कौन, प्रसेनजीत। प्रसेनजीत और अजातशत्रु ये दोनों आमने सामने आ गए, वर्सेज ये दोनों नाराज हो गया। प्रसेनजीत ने क्या किया, 1 लाख आय रोक दी, रोक लगा दी, इस आय देना बंद कर दिया, अर्थात काशी को वापस छीन लिया। अब क्या किया, अजातशत्रु इससे नाराज हुआ और अजातशत्रु ने आक्रमण कर दिया प्रसेनजीत पर। क्या कर दिया, आक्रमण किया, आक्रमण, और आक्रमण के फलस्वरूप कभी प्रसेनजीत की हार होती तो कभी अजातशत्रु की हार होती। अंत में अजातशत्रु और प्रसेनजीत के बीच में क्या हो गई, संधि हो गई। इनके बीच में क्या हुई, संधि हो गई, दोनों के बीच संधि। संधि के तहत प्रसेनजीत ने क्या किया, प्रसेनजीत की एक पुत्री थी, पुत्री का नाम है बजीरा या बाजीरा। पुत्री बाजीरा का विवाह कर दिया किससे, अजातशत्रु से। बाजीरा का विवाह किससे कर दिया, विवाह हो गया वापिस किससे, अजातशत्रु से। और अजातशत्रु को वापिस क्या मिल गया, 1 लाख रुपए दहेज, अर्थात काशी वाला क्षेत्र। तो अंत में काशी वाला क्षेत्र वापिस किसको मिल गया, अजातशत्रु को मिल गया। तो यह है काशी की कहानी, काशी महाजनपद। क्या पढ़ा आपने, काशी राजधानी वाराणसी
वरुणा और असी नदियों के। यहाँ के जो शासक ब्रह्मदत्त ब्राह्मण वंश के थे। इसे अविधान आमुक्त क्षेत्र घोषित किया गया था। व्यापार का प्रमुख केंद्र था यहाँ पे। इसके बाद में दहेज, इसके बाद में बात करें, यहाँ कौशल है, यहाँ काशी है और यहाँ पे मगध है। काशी नरेश ब्रह्मदत्त होता है और ब्रह्मदत्त किसकी कौशल के कुछ भाग को जीत लेता है और काशी में मिला लेता है। काशी में कौशल में आगे कंस नामक शासक आता है। कंस क्या करता है, पूरी काशी को जीत कर कौशल में मिला लेता है। उसके महाकौशल पुत्र होता है, वो राजा बनता है, तब भी काशी उनके अधिकार में होती है। उसके बाद उसका पुत्र होता है प्रसेनजित और उनकी बहन होती है, उसकी पुत्री होती है महाकौशला देवी। प्रसेनजित अपनी बहन महाकौशला देवी का विवाह किससे करता है, बिंबिसार से कर देता है। बिंबिसार को 1 लाख रुपए वार्षिक आय दहेज वाला, ऐसा कौन सा महाजनपद की वार्षिक आय 1 लाख रुपए थी, काशी। काशी दहेज में दे देता है। अब बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या करके शासक बनता है। इससे नाराज होता है प्रसेनजित और प्रसेनजित जब नाराज हो जाता है तो वो अजातशत्रु पर आक्रमण कर देता है। अर्थात हम ये कहें कि वो काशी की आय रोक लेता है, काशी पर वापस अधिकार कर लेता है। अजातशत्रु आक्रमण करता है प्रसेनजित पर, दोनों के बीच युद्ध होता है। पहले अजातशत्रु की विजय होती है, दूसरे युद्ध में प्रसेनजित की विजय होती है। फिर भी प्रसेनजित जनहित में संधि कर लेता है अजातशत्रु के साथ और अपनी पुत्री, संधि के तहत प्रसेनजित ने क्या किया, प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह किससे कर दिया, अजातशत्रु के साथ कर दिया और वापिस दहेज में मिल गया 1 लाख रुपए वार्षिक आय वाला काशी। और इसके बाद में काशी हमेशा हमेशा के लिए किसका बन गया, मगध का, मगध साम्राज्य का अंग हो गया। इसके बाद में अगला जो महाजनपद है वो है मगध महाजनपद। मगध महाजनपद के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला काशी के बाद में मगध महाजनपद है, ये 7 नंबर पे मगध। मगध की जो राजधानी थी वो थी राजगृह या गिरिव्रज कहा जाता है। उसके बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र होती है। कुछ समय के लिए इसकी राजधानी वैशाली भी होती है। उसके बाद में वापस इसकी राजधानी पाटलिपुत्र होती है। यहाँ का प्राचीन ज्ञात वंश की बात करें तो बृहदत्त वंश था। बृहदत्त वंश था। उसके बाद में बृहदत्त वंश के बाद में यहाँ पे हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश के बाद में यहाँ शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश आता है आगे और शिशुनाग के बाद में नाग वंश आता है, नागवंश, और नागवंश के बाद में मौर्य वंश आता है। ये और इस प्रकार से हम मगध के बारे में संपूर्ण डिटेल से पढ़ेंगे। मगध के उत्कर्ष में हम पढ़ेंगे। यहाँ हम बात करते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ का शासक था वो बिंबिसार था। बिंबिसार और अजातशत्रु ये जो बिंबिसार व अजातशत्रु है ये दोनों के दोनों ही महात्मा बुद्ध के समकालीन है। बुद्ध के क्या है, समकालीन है। ये बात याद रखोगे आप। इसके बाद में जो अगला है उसके बारे में बात करते हैं, वो है अंग महाजनपद। अंग महाजनपद है, उसकी राजधानी चंपा है। अंग महाजनपद की राजधानी, अब इसका आधुनिक क्षेत्र में इसलिए नहीं बता रहा, मगध तो इसका गया व पटना के आसपास का क्षेत्र, ये ऐसे याद रख लो। इसके बाद में अंग, तो अंग है ये आधुनिक बिहार में भागलपुर जिला है। भागलपुर और मुंगेर इसके आसपास वाला क्षेत्र इसमें शामिल था। आप याद रखना कि अंग की राजधानी चंपा, तो अंग चंपा थी, उसके अंग बहुत सुंदर थे, ऐसे याद रख लेना। तो अंग चमक रहा है तो चंपा, ऐसे कुछ भी याद रखो, याद कर लेना।
इसके बाद में आप याद रखना यहाँ पे कि चंपा है वो पूर्व नियोजित शहर है, पूर्व नियोजित शहर है। तो इसका जो वास्तुकार है, वास्तुकार वो कौन था? महागोविंद। महागोविंद इस चंपा का क्या था? वास्तुकार था। ये भी प्रश्न आया हुआ है। चंपा में एक प्रश्न और आया हुआ है, वो है कि यह इसका प्राचीन नाम क्या था? तो मालिनी, मालिनी था। और यह मलिन नदी, मलिन या मालिन नदी के किनारे हैं। ये भी प्रश्न आया हुआ है के किनारे हैं। इसके अलावा आप याद रखोगे कि अंग है वो मगध का प्रथम शिकार है, प्रथम शिकार बना और बिंबिसार ने मिलाया था इसे, बिंबिसार ने मगध में मिला लिया था। तो मगध का प्रथम शिकार कौन है? अंग। अंग का शासक भरतदत्त होता है और भरतदत्त पहले मगध पर आक्रमण करता है और बाद में मगध के शासक बिंबिसार ने उसे हरा करके और अंग को किस में मिला लिया? अंग को मगध में मिला लिया बिंबिसार ने। क्या क्या याद करना है? अंग, चंपा बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में स्थित है। पूर्व नियोजित शहर, वास्तुकार महागोविंद। कौन? चंपा। चंपा मलिनी पुराना नाम, मलिन नदी के किनारे स्थित है। मगध का प्रथम शिकार कौन बना? अंग। और बिंबिसार ने मगध में मिला लिया था। इतना आप यहाँ से याद करोगे। अगला याद करोगे तो पांचाल महाजनपद। पांचाल महाजनपद है, उसमें बात करें उत्तरी पांचाल, उत्तरी पांचाल है, उसकी जो राजधानी है वो है अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर ये उत्तरी पांचाल की राजधानी। जबकि हम बात करें दक्षिणी पांचाल, और दक्षिणी पांचाल है उसकी राजधानी है काम्पिल्य। काम्पिल्य ये दक्षिणी पांचाल की राजधानी है। याद कैसे करोगे? पांचाली, पांचाली का अपमान किया गया था, बेइज्जती की गई थी, इतना अहित किया गया था। अहित तो अहित से अहिछत्रपुर मतलब ऐसे, उसको छत पे से घस के लिया है, ऐसे याद रख लेना। और उसको सुन करके कांप जाए तो काम्पिल्य, ऐसे याद रखोगे। ये इनकी राजधानी होगी। और कोई विशेष इसके बारे में बात नहीं है। उसके बाद में अगला है कौशल। कौशल, कौशल में दो राजधानियां याद रखनी है आपको। यहाँ पे भी दो राजधानी रखनी है। एक है श्रावस्ती, श्रावस्ती कौशल की राजधानी, और दूसरी है साकेत। साकेत, साकेत को ही अयोध्या कहते हैं। अयोध्या, साकेत या अयोध्या। श्रावस्ती की जो पहचान है वो सहेत महेत से की जाती है, सहेत महेत से की जाती है। यहाँ पे क्या है कि श्रावस्ती को तो सहेत कहा जाता है, तो फिर महेत किसे कहा जाता है? तो आप याद रखना कि यहाँ पे श्रावस्ती का ही एक व्यापारी था। क्या था? एक व्यापारी। और जो श्रावस्ती का व्यापारी था उसका नाम था अनाथ पिंडक। व्यापारी का नाम था अनाथ पिंडक। एक प्रकार से हम ये कहें कि ये बहुत ही धनाढ्य था। आज जो हमारे बड़े बड़े टाटा बिरला अंबानी वगैरह है, उसी प्रकार से अनाथ पिंडक भी एक बहुत ही मतलब अरबपति था उस समय का। 10 टॉप सूची मतलब भारत का नंबर 1 अरबपति ऐसे मान लो। तो ये बहुत बड़ा व्यापारी था अनाथ पिंडक। ये एक बार महात्मा बुद्ध के वहाँ जाते हैं और उन्हें एक राजकुमार है, राजकुमार जैत, और राजकुमार जैत से ये 18 करोड़ रुपए में जैतवन बिहार खरीदते हैं। बिहार, जैतवन बिहार इन्होंने खरीद लिया कितने में? 18 करोड़ मुद्राओं में। और ये जैतवन बिहार खरीद करके इन्होंने किसको दे दिया? बौद्ध को दे दिया। बौद्ध, ये बिहार क्या थे? बौद्ध लोग यहाँ पर जब वर्षावास होती थी तो यहाँ पे ये 4 महीने का विश्राम करते थे। तो वो जैतवन बिहार है। किसने? अनाथ पिंडक ने दिया। किसे दिया? बुद्ध को दिया। ये महेत कहलाता है। जैतवन विहार को क्या कहते हैं? महेत कहते हैं। तो आधुनिक सहेत महेत से श्रावस्ती की पहचान की जाती है, याद रख लेना। बाद में संकोत या अयोध्या रामायण काल में इस कौशल की राजधानी रहती है। यहाँ पे अच्छी तरह हमने पहले पढ़ा था कि कौशल पहले काशी के अधीन था। ब्रह्मदत्त ने कुछ भाग जीत लिया था। फिर कौशल का राजा कंस होता है। ये कंस मथुरा का राजा कंस नहीं है, ये अलग कंस है।
कृष्ण भगवान वाला कंस नहीं है, कंस होता है। और कंस ने क्या किया, काशी पर अधिकार कर लिया, काशी पर कंस का क्या हो गया, अधिकार। और बाद में प्रसेनजीत ने क्या किया, प्रसेनजीत ने अपनी बहन महाकोशला देवी का विवाह कर दिया। देवी का विवाह किससे कर दिया, मगध नरेश बिंबिसार से कर दिया। हमने काशी में ये चीज़ पढ़ी थी। और बिंबिसार को काशी दे दी दहेज में मिल गई बिंबिसार को काशी। और दहेज में मिलने के बाद में बिंबिसार की हत्या करेगा उसका पुत्र अजातशत्रु। और जब अजातशत्रु इसकी हत्या कर देता है तो फिर बाद में काशी को प्रसेनजीत क्या करता है, प्रसेनजीत काशी की जो वार्षिक आय है वो रोक देता है। इस कारण से अजातशत्रु और प्रसेनजीत में क्या हो जाती है, युद्ध होता है। और युद्ध में बाद में संधि होती है। तो प्रसेनजीत क्या करता है, प्रसेनजीत अपनी पुत्री, इनकी एक पुत्री होती है, पुत्री उसका नाम है बजीरा, और उसका विवाह कर देता है किससे, अजातशत्रु से। क्या कर देता है, विवाह। और इस विवाह के तहत क्या होता है, काशी वापिस किसे मिल जाती है, मगध को मिल जाती है। एक तो ये है। प्रसेनजीत यहाँ का एक शक्तिशाली शासक था। प्रसेनजीत है यहाँ का एक शक्तिशाली शासक था। प्रसेनजीत बौद्ध धर्म का अनुयायी था। प्रसेनजीत कौन था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये याद रखोगे आप, बौद्ध धर्म का अनुयायी प्रसेनजीत था। इसके बाद में आपको एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है प्रसेनजीत के बारे में या कौशल के बारे में, कि कौशल की अधीनता स्वीकार कर ली थी शाक्य गणराज्य ने। शाक्य गणराज्य ने अधीनता स्वीकार कर ली थी किसकी, कौशल की। और प्रसेनजीत के अंडर में शाक्यों का राज्य चल रहा था, इनके अधीन ही। तो प्रसेनजीत ये शाक्य गणराज्य में कौन हुए थे, महात्मा बुद्ध हुए थे। अब आपको याद रखना है कि प्रसेनजीत क्या है, समकालीन है। किसके समकालीन है, बुद्ध के। अरे बुद्ध के समकालीन होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि ये बुद्ध के क्या है, हम उम्र। बुद्ध एक तो समकालीन तो ऐसे होता है कि बुद्ध जब था तब कोई 80 साल का राजा था। ये बुद्ध के समकालीन भी है और बुद्ध के हम उम्र भी है। तो प्रसेनजीत ने क्या किया, प्रसेनजीत ने एक यहाँ से महत्वपूर्ण घटना घटती है कि प्रसेनजीत जो कहाँ का राजा है, प्रसेनजीत कौशल का। और उन्होंने यहाँ पे कौशल के अधीन ही यहाँ पे क्या आता था, शाक्य गणराज्य। यहाँ जो शाक्य गणराज्य थे ये इनके अधीन ही थे। तो हुआ क्या, इन्होंने कहा प्रसेनजीत ने शाक्यों से कि आप हमारे साथ विवाह संबंध स्थापित करो, विवाह संबंध। और विवाह संबंध यहाँ क्या था, शाक्य गणराज्य में ऐसी नियम बना रखा था कि वो अपने गणराज्य के बाहर किसी राज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करते थे। इनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई। इन्होंने अपनी बैठक बुलाई और बैठक में इन्होंने निर्णय लिया कि प्रसेनजीत के साथ अगर हम शादी नहीं करते हैं राजा की पुत्री की, शाक्य गणराज्य की पुत्री की, तो प्रसेनजीत हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, कपिलवस्तु और शाक्य गणराज्य को तहस नहस कर देगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम उनके साथ धोखा करते हैं। तो शाक्य गणराज्य के लोगों ने धोखा दे दिया किसे, प्रसेनजीत को। और धोखा में इन्होंने क्या किया कि राजकुमारी की जगह दासी पुत्री से शादी कर दी, किसकी, प्रसेनजीत की। दासी पुत्री से जब शादी की तो उसका नाम था वासन खतवा। तो वासन खतवा नाम की दासी पुत्री थी और उससे प्रसेनजीत की हो जाती है शादी। और प्रसेनजीत खुशी खुशी मतलब उसे लेकर के कहाँ चले जाता है, यहाँ श्रीवास्ती या कौशल राज्य चले जाता है। तो आप यहाँ पे याद रखना कि उन्होंने दासी पुत्री वासन खतवा से शादी करवा देते हैं और उनसे एक लड़का होता है प्रसेनजीत का, जिसका नाम आता है कहीं कहीं पे उसका नाम अनिरुद्ध आता है, अनिरुद्ध, और कहीं कहीं उनका नाम विडम्बु। तो कहीं कहीं उसका नाम विडम्बु आता है और कहीं कहीं अनिरुद्ध आता है। तो प्रसेनजीत और वासन खत्ता से एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है अनिरुद्ध, जिसे विडम्बु भी कहते हैं, विडम्बु।
और इसे जब इस बात का पता लग जाता है, प्रसेनजीत बूढ़ा हो जाता है, ये राजा बन जाता है अनिरुद्ध या विडम्बू। जब उसे पता लग जाता है कि मैं एक दासी पुत्र हूँ, तो वो प्रसेनजीत को जाके बताता है कि आपके साथ धोखा हुआ था। तो बूढ़ा प्रसेनजीत कहता है कि शाक्यों के साथ बदला लेना है। तो कहते हैं कि अनिरुद्ध और विडम्बू अपनी सेना सहित जाते हैं और किसको तहस नहस कर देते हैं? शाक्य गणराज्य को, शाक्य गणराज्य का तहस नहस कर देते हैं। इसके बाद में हम कह सकते हैं कपिल वस्तु को तहस नहस कर देते हैं और यहाँ के लोग विदेशों तक भाग जाते हैं और वहाँ जाके राज्य स्थापित करते हैं। फिर बाद में क्या होता है कि जो अनिरुद्ध या विडम्बू होते हैं, ये जब वापिस आ रहे होते हैं तो एक राप्ती नदी होती है, राप्ती नदी, और इस राप्ती नदी में डूब करके ये अपनी संपूर्ण सेना सहित मारा जाता है। संपूर्ण सेना सहित बाढ़ में बह जाता है, बाढ़ आती है उसमें बह जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो देखो आपने क्या पढ़ा? कौशल, राजधानी श्रावस्ती, दूसरी सांकेत या अयोध्या। श्रावस्ती की पहचान सैयद महेत से की जाती है। सैयद किसे कहते हैं? श्रावस्ती को। महेत किसे कहते हैं? जैतवन विहार को। जैतवन विहार क्या था? ये बौद्ध महात्मा बुद्ध को दिया गया एक विहार था। ये किसने दिया था? अनाथ पिंडक नामक व्यापारी ने। किससे खरीदा था? राजकुमार जैत से खरीदा था और इसे दिया था। दो प्रसंग आते हैं यहाँ पे। राजा यहाँ का कंस था, काशी जीता। प्रसेनजीत ने बिंबिसार को दहेज में दे दिया, विवाह करके दहेज में दे दिया कौशला का, और उसके बाद में अजातशत्रु ने क्या किया? बिंबिसार को मार दिया। नाराज हुए कौन? प्रसेनजीत। उन्होंने काशी को पुनः अपने अधिकार में ले लिया। अजातशत्रु ने फिर उनके ऊपर आक्रमण किया, दोनों में संधि हुई। प्रसेनजीत ने फिर अजातशत्रु से मित्रता की और अपनी पुत्री वजीरा का विवाह किया और काशी इनको मिल गया। एक और कहानी इसकी आई, वो आई कि कौशल नरेश प्रसेनजीत ने महात्मा बुद्ध के शाक्य गणराज्य में वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहा तो वहाँ के लोगों ने मना कर दिया। उन्होंने आक्रमण का भय दिखाया तो उन्होंने दासी पुत्री से प्रसेनजीत की विवाह करवा दिया और दासी पुत्री से विवाह हो गया, उससे पुत्र पैदा हो गया अनिरुद्ध या विडम्बू, और उसको कि ये वहाँ का भांजा है, शाक्यों का, महात्मा बुद्ध का भांजा है, इसीलिए इन्होंने क्या किया? उसे राजा बना दिया। और जब प्रसेनजीत बुढ़ा हो गया तो एक दिन कहते हैं कि इनकी दाई माँ ने इन्हें बातें करते, जब इनकी दाई माँ इसकी माँ थी, तो इनकी दाई माँ क्या थी कि इसकी माँ थी वासन खतवा, उसके साथ दासी आई हुई थी एक। वो ये कहती है जो दाई माँ कि अब मैं बूढ़ी हो गई और वासन खतवा मेरा ध्यान नहीं रखती, मेरे पास आती नहीं है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा राज्य है, अगर मैं वो राज बता दूँ तो शाक्य गणराज्य तहस नहस हो जाएगा। तो विडम्बू या हम कहें अनिरुद्ध ये बात सुन रहा था और उसने उससे जाके पूछा कि ऐसी क्या बात है? तो वो कहती है कि ये दासी पुत्र है, राजकुमारी नहीं है, ये तो दासी है वहाँ की। वो सुन लेता है, अपने पिता को जाके बताता है और फिर बाद में कपिल वस्तु या शाक्यों को नष्ट कर देता है। उसके बाद में वो सेना सहित वापस आ रहा होता है तो कहते हैं राप्ती नदी की बाढ़ में वह अपनी सेना सहित बह जाता है और इसी के साथ कौशल में बाद में प्रसेनजीत और उनका वंश वहीं समाप्त हो जाता है और कौशल किसके अधीन हो जाता है? मगध के अधीन हो जाता है। तो ये था कौशल के बारे में थोड़ी सी जानकारी। इसके बाद में अगला महाजनपद है कौशल के बाद, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मल्ल। अगला महाजनपद कौन सा आ जाएगा? मल्ल। मल्ल, और मल्ल की भी दो राजधानी है, एक है पावा और एक है कुशीनगर। पावा में महावीर स्वामी ने शरीर त्यागा था, शरीर त्याग किया था, अर्थात महावीर स्वामी की मृत्यु पावा में हुई थी। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर त्यागा, या बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वह कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। और बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो ये आप याद रखना, कुशीनगर में। तो ये मल्ल, यहाँ पे गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, तो यहाँ गणतंत्र थे, ऐसे याद रखोगे। उसके बाद में
अगला जो महाजनपद आता है वो है बज्जी, और बज्जी महाजनपद की जो राजधानी है वो है वैशाली, और इस बज्जी को ही लिच्छवी जनपद के नाम से जाना जाता है। लिच्छवी महाजनपद के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। तो बज्जी की राजधानी है वैशाली। अब वैशाली में आपको याद रखना है यहाँ के एक राजा है जिसका नाम है चेटक। क्या नाम है? चेटक है। और चेटक की पुत्री है, पुत्री, और उसका नाम है चेलना। चेलना। और इस चेलना की जो विवाह होता है चेलना का, वो होता है बिंबिसार के साथ। बिंबिसार के साथ इनका विवाह होता है, विवाह। और कहा जाता है इस चेलना से और बिंबिसार से 2 पुत्र होते हैं, एक का नाम हल्ल और एक का नाम बेहल्ल होता है। एक का नाम हल्ल और एक का नाम बेहल्ल होता है। और बिंबिसार अपनी चहेती रानी के कहने पर हल्ल और बेहल्ल को क्या कर देते हैं, हल्ल और बेहल्ल दोनों को हार व सफ़ेद हाथी दान देते, सफ़ेद हाथी उपहार स्वरूप देते हैं, हार और सफ़ेद हाथी। इसी बीच में होता है कि बिंबिसार की हत्या कर देता है अजातशत्रु, और अजातशत्रु शासक बन जाता है। तो अपने नाना चेटक के पास संदेश भेजता है कि मेरे पिता की मृत्यु के बाद में मेरे भाई को ख्याल तो मुझे रखना होगा, इसीलिए तुम हल्ल और बेहल्ल को मुझे दे दो। तो चेटक कहता है कि आप बहुत ही चालाक हो और मैं अपने भांजे या अपने बेटे के पुत्र आपको हल्ल और बेहल्ल को नहीं दूंगा। तो अजातशत्रु क्या करता है, अजातशत्रु बज्जी संघ, जो कि 8 राज्यों का संघ था, 8 राज्यों का एक गणराज्य था, गणराज्य, जहाँ पे 8 राज्य एक जगह इकट्ठा होते थे, सभा करते थे, उसे कहा जाता था कुट्टागार शाला। कुट्टागार शाला, यहाँ लोग इकट्ठा होते थे कुट्टागार शाला में और सभा करते थे, एक जगह मिल के ये एक जगह रहते थे। अजातशत्रु इन पे अधिकार करना चाहता था, लेकिन उन्हें पता था कि वैशाली को हराना आसान ही नहीं, मुमकिन ही नहीं, मतलब आसान ही नहीं, नामुमकिन भी है। इसीलिए वो एक बार बुद्ध आया होता है, महात्मा बुद्ध, और बुद्ध के पास वो जाते हैं और बुद्ध से पूछते हैं कि बताओ किस प्रकार से लिच्छवियों को हराया जा सकता है, लिच्छवियों को या वैशाली को किस प्रकार से बज्जियों को हराया जा सकता है। तो बुद्ध कहता है क्या आप मुझे 2-3 प्रश्नों के उत्तर दो। क्या अभी लिच्छवियों ने सभा करना बंद कर दिया कि नहीं किया? क्या वो हिलमिल के नहीं रहते कि रहते हैं? क्या वो महिलाओं की इज्जत नहीं करते? करते हैं। क्या वो दीन दुखियों की सेवा नहीं करते? करते हैं। कि जब तक वो हिलमिल के रहेंगे तब तक आप उसे जीत नहीं सकते। और हुआ भी यही। क्या हुआ कि जब लिच्छवी यहाँ से अजातशत्रु ये पूछ करके अपने मंत्री वत्सकार के पास जाता है, वत्सकार के पास जाता है और उनसे कहते हैं कि बुद्ध ने ये कहा था कि जब तक वो एक जगह रहेंगे, सभाएं करते रहेंगे, जब तक कोई उन्हें हरा नहीं सकता। क्या मुझे ये बताना है कि आपको क्या करना है? तो वत्सकार कहते हैं नहीं नहीं साहब, मैं समझ गया मुझे क्या करना। वत्सकार लिच्छवी जाता है और 2 साल में उनके लिच्छवी के जो 8 गणराज्य होते हैं उनमें फूट डालता है, फूट डालता है। 2 साल बाद में वो कुट्टागार शाला में जाता है और वहाँ अकेला होता है और वहाँ बैठकर चिट्ठी लिखता है कि अजातशत्रु, मैं कुट्टागार शाला में बैठा हूँ और ये इतने एक दूसरे से इतने लड़ने लग गए हैं कि अब ये कुट्टागार शाला में एक जगह नहीं आए हैं। क्या मुझे ज़रूरत है कि आपको क्या करना चाहिए ये बताने की? और अजातशत्रु कहता है नहीं। और अजातशत्रु इसी समय सेना लेकर के लिच्छवी पर आक्रमण करता है और लिच्छवी को जीत लेता है। तो ये कहानी है बज्जी संघ वैशाली लिच्छवी की 8 गणराज्यों का समूह था। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं मत्स्य जनपद की। तो मत्स्य जनपद है, उसमें वो एक राजस्थान में स्थित महाजनपद है। कौन से जनपद की बात करेंगे? मत्स्य महाजनपद। राजधानी विराटनगर है, विराटनगर। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव, सबसे बड़ा जीव होता है वो कौन सा होता है? ब्लू व्हेल होता है। कौन सा होता है? ब्लू व्हेल। वो क्या होती है? मछली होती है। मछली क्या होती है? विराट, बड़ी होती है, ऐसे याद। तो विराटनगर मत्स्य संघ की राजधानी।
इतना याद रख लेना। इसके अलावा याद रखना कि जयपुर के आसपास का क्षेत्र इसमें शामिल था। इसके बाद में राजस्थान में स्थित एकमात्र महाजनपद या रेगिस्तान में स्थित एकमात्र रेगिस्तान में नहीं है, ये मरुस्थल में भी नहीं है, पर कभी आ जाए मान लो तो लगभग यही करना है आपको, रेगिस्तान में स्थित एकमात्र महाजनपद। तो ये मत्स्य महाजनपद। मत्स्य के बाद में चेंदी महाजनपद है, चेंदी महाजनपद, और चेंदी महाजनपद की राजधानी वो है सुक्तिमती। चेंदी महाजनपद की राजधानी है सुक्तिमती, और यहाँ का जो राजा होता है उसका नाम है शिशुपाल यहाँ का जो राजा होता है। ये बात आप अच्छी तरह याद रखना कि यहाँ के शासक का नाम शिशुपाल है। ये वही शिशुपाल है जिसे कृष्ण ने सभा में मार दिया था, सभा में इसकी हत्या कर दी थी। तो शिशुपाल यहाँ का शासक था। चेंदी राजधानी सुक्तिमती थी। ठीक है, ये बुंदेलखंड के आसपास का जो क्षेत्र है वो इसमें आता था। इसके अलावा ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र इसमें आता था। अब अगला जो महाजनपद है उसकी अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो अगला महाजनपद है वो है अवंती महाजनपद, जो कि 15 नंबर पे है। कौन सा है? अवंती महाजनपद की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो 2 होती है। अवंती महाजनपद की राजधानी एक है उज्जैनी और दूसरी है महिष्मती। जय महिष्मती बाहुबली मूवी आई थी, वो महिष्मती नहीं है। पर आप याद रखना कि अवंती की राजधानी महिष्मती, और महिष्मती में बोलते हैं जय महिष्मती। ओए जय महिष्मती, तो उज्जैनी जय बोलते हैं जय महिष्मती, ऐसे करके याद रखना उज्जैनी ऐसे। दूसरा दक्षिण का है ये आधुनिक मालवा के क्षेत्र में, मालवा के आसपास के क्षेत्र में विस्तृत था अवंती। बात करें कि अवंती का जो शासक था यहाँ पे, शासक या अवंती में प्रदोत वंश था, प्रदोत वंश, और प्रदोत वंश का जो यहाँ पे शासक था उसका नाम था चंड प्रदोत। क्या नाम था? चंड प्रदोत। ये चंड प्रदोत वही है जिसे पुष्कर सरीन ने हराया था। कौन से पुष्कर सरीन ने? जो गांधार का शासन था, गांधार नरेश, पुष्कर सारिन ने इसे हराया था। पुष्कर सारिन कहाँ के थे? गांधार के, तो गांधार नरेश। इसके अलावा चंड प्रदोत वही है जिसने उदयन को क्या किया? बंदी बनाया था। तो दूसरी बात, उदयन को बंदी बनाया, उदयन ने प्रेम विवाह किया। इनकी पुत्री जिसका नाम क्या था? स्वपन वासवदत्ता नाटक में किसका प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है? उदयन और चंड प्रदोत की पुत्री वासवदत्ता का। तो उदयन और वासवदत्ता। उदयन कहाँ का शासक था? हमने ये पढ़ा था, इस गंधकों के सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए थे, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद में अगला जो चंड प्रदोत है उसमें एक बात याद रखना, इसके और मगध के बीच महान शत्रुता थी। लेकिन कहा जाता है कि चंड प्रदोत बीमार हो गया, और इसकी सूचना जब बिम्बिसार को लगी तो बिम्बिसार बहुत दुखी हुआ कि मेरा एक ही तो शक्तिशाली दुश्मन था, वो भी बीमार हो गया, अब मैं दुश्मनी किससे करूँगा। इसीलिए कहा जाता है, और वो वैवाहिक संबंध और मित्र बनाने में निपुण भी था बिम्बिसार। तो बिम्बिसार ने अपना राजवैद भेजा जिसका नाम था जीवक। ये जीवक तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ था। राजवैद जीवक भेजा। अब बात करते हैं हम जीवक एक सालवती नामक वेश्या का पुत्र था। वेश्या यानी गणिका का पुत्र था। यहाँ पे चंड प्रदोत का एक पुत्र प्रभास, और उस प्रभास को पता लग गया था किसका? ये सालवती ने जीवक को कचरे के ढेर में फेंक दिया। चंड प्रदोत के पुत्र प्रभास उसे उठा करके ले आया, और उसके बाद में कहा जाता है उसका
या राज्य में ला करके या राजमहल में ला करके उसका लालन पालन किया, जो उसे बड़ा हुआ, शिक्षा दिलवाई और उसे क्या भेजा तक्षशिला, वहाँ 9 वर्ष तक चिकित्सा क्षेत्र की इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद में ये राजवैद्य बन गया। और बाद में ये महात्मा बुद्ध का निजी वैद्य भी था, चिकित्सक भी था, जीवक। और सालवती इसकी माँ का नाम है, ये याद रखना, तक्षशिला में पढ़ा था ये जीवक। जीवक ने जाकर के चंड प्रदोत का इलाज किया तो चंड प्रदोत ने कहा कि भैया कौन है तू, कि मैं तो वैसे ही कोई इलाज करने वाला हूँ, कि नहीं नहीं मैं तो पहले राजा महाराजाओं के पास रहने वाले का पता लग ही जाता है। तो वो कहता है जल्दी बता कौन है, तो वो कहता है कि मुझे तो बिंबिसार ने भेजा है। तो चंड प्रदोत कहता है कि पहले बिंबिसार ने मेरी दुश्मनी देखी थी, अब मेरी दोस्ती देखना। और बाद में चंड प्रदोत और इनके क्या हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। और लास्ट जो हमारा महाजनपद है वो है अस्मक महाजनपद। 16 नंबर पे कौन सा है, अस्मक महाजनपद। अस्मक महाजनपद की जो राजधानी मतलब असव यानी घोड़ा, और पोटली, घोड़े पे क्या देखेंगे, पोटली, पोटन, पैठन, ये राजधानी अस्मक महाजनपद है। वहाँ पे इक्ष्वाकु वंश का शासन था। इसके अलावा दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। तो ये 16 महाजनपद था। कैसे लगे आपको, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी कोशिश थी कि पूरे महाजनपद को मैं एक ही टॉपिक, एक ही वीडियो में कवर करूं, इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।